है दोस्तों आपका हमारे पीपीबी के यूनिट 8 के इस लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं अपने यूनिट 8 का, जो कि बेस्ड है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल। तो चलिए दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। हम लोग इवोल्यूशन ऑफ फेमा पढ़ेंगे, फेमा क्या होता है इसे समझेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे ऑथराइज पर्सन किसे कहते हैं, हु आर कॉल्ड ऑथराइज पर्सन, यानी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको जेआईबी 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हम लोग चारों सब्जेक्ट के पेड प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। बेसिकली आपको इस पेड प्रोग्राम के अंतर्गत थ्योरीज और एमसीक्यूज़ का पीडीएफ और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे हम लोग यूनिट वाइज, और क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्लान का कॉस्ट है 500 रुपीज़ फॉर पीडीएफ एंड वीडियोस एंड 200 रुपीज़ फॉर ओनली पीडीएफ। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का एक साथ परचेज करेंगे देन इट विल कॉस्ट यू ₹1800 फॉर पीडीएफ एंड वीडियोस एंड ₹700 फॉर पीडीएफ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फॉर एनरोलमेंट काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर। दोस्तों सबसे पहले एक टर्म समझिए, फेरा। फेरा यानी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दोस्तों 1947 का था। तो जो भी एक्सचेंज कंट्रोल का जो पावर था वो प्रोवाइड करता है फेरा। फेरा एक एक्ट है जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया दोस्तों 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से। ठीक है, तो पहले 1947 का फेरा एक्ट, फिर 1973 का फेरा एक्ट। लेकिन दोस्तों ये फेरा को फिर से रिप्लेस कर दिया गया जून 1, 2000 में। कब, किससे? फेमा से। फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो याद रखिएगा, फेमा तो है अभी जो रूल एक्ट अप्लाई होता है वो फेमा है। इससे पहले था फेरा। फेरा क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इस एक्ट में क्या था दोस्तों कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ऑफेंस था, दोस्तों हम फेमा की बात कर रहे हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो भी एक्ट रिलेटेड टू जो भी एक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ऑफेंस से रिलेटेड था, यानी फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी ऑफेंस हो तो उसे सिविल ऑफेंस माना गया, और फेरा में उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। तो जो भी ऑफेंस जो है, ऑफेंस को फेमा में क्या माना जाता था, सिविल ऑफेंस, और फेरा में क्या माना जाता है दोस्तों, फेरा में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। ठीक है, विच वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस अंडर फेरा और नाउ इज कंसिडर्ड एज सिविल ऑफेंस अंडर फेमा। तो दोस्तों ये क्या करता है कि ये जो है फेमा जो एक्ट है वो पूरे भारत में अप्लाई होता है एक्सेप्ट गुजरात इंटरनेशनल फॉरेन टेक सिटी। तो वहाँ पे बस छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। कहाँ पे नहीं अप्लाई होता है तो ये है हमारा गुजरात इंटरनेशनल फॉरेन टेक सिटी। यदि हम मेन फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सके। फेमा के द्वारा दोस्तों जो ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो केवल ऑथराइज पर्सन के माध्यम से होते हैं। ऑथराइज पर्सन यानी एपीज, तो एपी के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। ये फेमा का मेन फीचर है। तीसरा फीचर ये है दोस्तों कि जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी पेमेंट होगा किसी भी बाहरी पर्सन से, मान लीजिए कि भारत से बाहर कोई आदमी रह रहा है, वो पेमेंट कर रहा है या वो रिसीट कर रहा है या वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, ये सभी रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये सभी रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि इतना अमाउंट ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप भारत से बाहर किसी पर्सन को पैसा भेज रहे हैं या वहाँ से पैसा आ रहा है, सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, जो हमारा फॉरेन सिक्योरिटी डीलिंग है, या दोस्तों हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन या फॉरेन सिक्योरिटी डीलिंग, या दोस्तों ऑइंग और होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रोड, पीपल लिविंग इन इंडिया रिस्ट्रिक्टेड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग भारत के निवासी हैं वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन सिक्योरिटी डीलिंग, या मान लीजिए कि आप कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं बाहर विदेश में, ये सभी रिस्ट्रिक्टेड है। ये सभी मेन फीचर्स हैं हमारे फेमा के। पांचवा फीचर क्या है कि जो ट्रांजैक्शन में फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन सिक्योरिटी है, या मान लीजिए कि भारत से बाहर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप आरबीआई से परमिशन ना लें। तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होगा, और पेमेंट आउटसाइड द कंट्री टू इंडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अंडर द करंट अकाउंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट के अंतर्गत, उसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसे कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई इज एम्पावर्ड बाय फेमा टू सब्जेक्ट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यानी जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों, लास्ट लेक्चर में एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी कैपिटल को परचेज करते हैं, आप मान लीजिए लैंड परचेज कर रहे हैं, आप होम परचेज कर रहे हैं, एक सर्टेन कैपिटल को परचेज कर रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है।
और करंट अकाउंट यहाँ डे टू डे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि दोस्तों कि आपको किसी को मेडिकल आपका ये एजुकेशन एक्सपेंस भेजना है, सपोज योर रिलेटिव इज स्टडिंग इन USA एंड यू वांट टू सेंड एजुकेशन फी, देन दिस इज अ टाइप ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। व्हाइल सपोज यू आर परचेजिंग समथिंग, देन इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दोस टू। तो RBI को एम्पावर किया गया है फेमा को कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ फेमा के अंदर आते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं फेमा के अंतर्गत। अब दोस्तों हम लोग कुछ पहले डेफिनेशन को समझते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है AD का। AD कौन होता है? AD को हम लोग ऑथराइज डीलर भी कहते हैं। AD का फुल फॉर्म है ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर वो एक आदमी होता है जिसको कोई भी पर्सन ऑथराइज डीलर की तरह काम कर सकता है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ फेमा। यानी फेमा का जो सेक्शन 10 है उसका जो सब सेक्शन 1 है उसके अंतर्गत कोई भी पर्सन जो है ऑथराइज डीलर की तरह काम कर सकता है। अब ऑथराइज डीलर में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे AD1 कैटेगरी, दूसरा आता है AD2 कैटेगरी। AD1 में क्या होता है दोस्तों? AD1 में वैसे एंटिटीज़ आते हैं जिसके द्वारा जिनको RBI की ऑथराइजेशन मिलती है कि वो परमिसेबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकें एज पर द डायरेक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी दोस्तों RBI क्या करती है कि टाइम टू टाइम डायरेक्शन इशू करती है, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो AD1 कैटेगरीज जो हमारे एंटिटीज़ होते हैं वो जितने भी परमिसेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब आप वैसा ट्रांजेक्शन जो कि विदेश भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं या पैसा आपके पास आ रहा है जो डे टू डे यूज़ के लिए हो, मेडिकल एक्सपेंस हुआ, एजुकेशन एक्सपेंस हुआ, वो करंट अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो आप एक बार फिक्स मान लीजिए कि एक सर्टेन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, आप मान लीजिए कि एक सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं फॉरेन में या इंडिया में, तो ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। तो AD1 कैटेगरी बैंक वैसे बैंक होते हैं जिनके द्वारा RBI की परमिशन मिली होती है कि वो सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को अंडरटेक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं AD1 कैटेगरी। AD समझ में आया आपको? ऑथराइज डीलर होता है। ऑथराइज डीलर वैसे लोग होते हैं जिनको RBI फेमा के अंदर परमिशन मिली होती है, और उसके अंदर पहला आता है AD1 कैटेगरी, दूसरा आता है AD2 कैटेगरी। AD2 कैटेगरी वैसे एंटिटीज़ होते हैं जिनको RBI की ऑथराइजेशन मिलती है कि वो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकें। ध्यान दीजिएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो आप पैसा बाहर भेज रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, और गिफ्ट किसी को दे रहे हैं, किसी मान लीजिए अपने रिलेटिव को गिफ्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आता है। जो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ट्रेड से रिलेटेड ना हो, ठीक है, तो वैसा ट्रांजेक्शन AD2 कैटेगरीज जो एंटिटीज़ होती है वो कर सकती है, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट है कि ऑल द एक्टिविटीज़ परमिटेड टू फुल्ली फ्लेज्ड मनी चेंजर एंड एनी अदर एक्टिविटी है डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर देखिए FFMC भी आता है। FFMC क्या होता है? फुल्ली फ्लेज्ड मनी चेंजर। तो वो भी किसके अंदर आता है? AD2 में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये जो फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर है वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो आप बोलेंगे AD2 कैटेगरी में आते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे AD2 कैटेगरी में। और इसके अंदर AD2 में और क्या आते हैं? अपग्रेडेड FFMC यानी अपग्रेडेड फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर। और क्या आते हैं दोस्तों? सेलेक्टेड RRBs, कुछ RRBs भी आते हैं। और क्या आते हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये भी आते हैं AD2 में। तो AD2 में क्या क्या बताया आपको? कुछ सेलेक्टेड RRBs आते हैं, कुछ सेलेक्टेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, कुछ हमारे अपग्रेडेड फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया। अब दोस्तों ऑथराइज डीलर की कैटेगरी नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे AD1 बताया। AD1 क्या होता है? AD1 को फिर से रिकॉल कीजिए। AD1 वैसा एंटिटीज़ होते हैं जिनको RBI की परमिशन मिली होती है कि वो रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को कर सकें। AD2 के बारे में क्या बताया? AD2 वैसे एंटिटीज़ होते हैं जो कि नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को अंडरटेक कर सकते हैं। इसके अंदर अपग्रेडेड FFMC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर को कहते हैं। यानी दोस्तों जो मनी को चेंज करे वही होता है मनी चेंजर, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारे RRBs होते हैं, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये सभी हमारे AD2 कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें यदि AD3 कैटेगरी की, तो AD3 कैटेगरी में दोस्तों वैसे एंटिटीज़ आते हैं RBI के द्वारा ऑथराइजेशन मिला होता है उनको कि वो स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर सके अपने बिजनेस में, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का परमिशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को करने का परमिशन RBI के द्वारा मिला होता है। AD किस में मिला होता है? ऑथराइज पर्सन और ऑथराइज डीलर नंबर 3 में। अब आते हैं ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन कौन होता है? कोई ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या कोई पर्सन जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 के अंदर ऑथराइज हो कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करे या फॉरेन सिक्योरिटी में डील करे, उसे हम लोग कहते हैं ऑथराइज पर्सन।
तो दोस्तों ऑथराइज पर्सन कौन होता है ये समझ में आया। ऑथराइज पर्सन एक ऑथराइज डीलर होता है, एक मनी चेंजर होता है, एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होता है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 10 के अंदर ऑथराइज हो कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सके या फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सके, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन के बारे में फिर से समझ लीजिए, ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जिसको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 के अंदर ऑथराइजेशन मिला है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सके। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। अ ट्रांजेक्शन विच अल्टर द एसेट और लायबिलिटी, यानी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपके एसेट और लायबिलिटी को चेंज कर दे, या तो एसेट बढ़ा दे या एसेट घटा दे। लायबिलिटी के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटीज़ भी आ सकते हैं, चाहे भारत से बाहर हो या भारत के अंदर हो। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि आपके एसेट या लायबिलिटीज़ को चेंज करेगा वो कहलाता है हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बात करें दोस्तों करेंसीज़ की, ये सब हम लोग डेफिनेशन को देख रहे हैं, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में काम आएंगी। करेंसीज़ क्या होती है? करेंसीज़ के अंदर दोस्तों करेंसी नोट्स आ सकती है, पोस्टल नोट आ सकती है, पोस्टल ऑर्डर आती है, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, सब पे एक एक चैप्टर है, ठीक है, जो मैं नाम बता रहा हूँ। इसके अंदर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सभी आते हैं हमारे करेंसीज़ में। करेंसी नोट क्या होती है? इसमें अंदर दोस्तों कैश आता है, कैश कॉइन के फॉर्म में आ सकता है या बैंक नोट के फॉर्म में आ सकता है। समझ में आया दोस्तों? करेंसी क्या होती है, करेंसी नोट्स क्या होती है। करेंसी नोट के अंदर केवल कैश आता है, कॉइन के फॉर्म में या बैंक नोट के फॉर्म में। अब बात करें दोस्तों यदि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की, कैपिटल अकाउंट में क्या बताया दोस्तों, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि आपके एसेट और लायबिलिटीज़ को अल्टर करे तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, राइट। आपके एसेट और लायबिलिटी को कोई भी चेंज करेगा ट्रांजेक्शन, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और करंट अकाउंट में क्या बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ना हो, जैसे इसके अंदर आपका आ सकता है कि फॉरेन ट्रेड के कनेक्शन में पेमेंट ड्यू हो, या मान लीजिए कोई करंट बिजनेस हो, सर्विसेज हो, या शॉर्ट टर्म बैंकिंग हो, ठीक है, तो ये सभी हमारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आते हैं। दोस्तों रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, उनके लिविंग एक्सपेंस के लिए आप पैसा भेज रहे हैं, आपके स्पाउस के लिए पैसा भेज रहे हैं, दीज आर इंक्लूडेड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट ऑफ मनी विद अ बैंक, आप मान लीजिए बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसा जमा कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी के पास पैसा जमा कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म हो, कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो, ट्रस्ट हो, किसी के पास भी आप यदि पैसा जमा कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट। एक्सपेट्रेट स्टाफ क्या होता है? कोई भी आदमी जो कि जिसका हुज प्रोविडेंट, सुपर एनुएशन, पेंशन फंड इज मेंटेन आउटसाइड इंडिया बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्सपेट्रेट स्टाफ का मतलब क्या हुआ? कोई भी आदमी जिसका प्रोविडेंट, पेंशन फंड वो कहाँ मेंटेन्ड है? भारत से बाहर मेंटेन्ड है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सपेट्रेट स्टाफ। नेक्स्ट होता है फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी को छोड़कर कोई भी देश का करेंसी हो फॉरेन करेंसी कहलाता है। फॉरेन करेंसी अकाउंट, मान लीजिए आपने कोई अकाउंट हेल्ड किया है करेंसी, भारत की करेंसी रुपीज़ को छोड़कर किसी भी फॉर्म में, तो मान लीजिए कि नेपाल हो या भूटान हो, ये भी इसको ही छोड़कर बाकी सभी के फॉर्म में, उसे हम लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट कहते हैं। यानी दोस्तों आप अकाउंट मेंटेन किए हैं सपोज US डॉलर में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी, और इसके अंदर क्या क्या आता है? डिपॉजिट आएगा, क्रेडिट आएगा, जो भी बैलेंस पेबल होगा किसी फॉरेन करेंसी में। तो आप यदि डिपॉजिट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, आप यदि क्रेडिट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, आप यदि बैलेंस पेबल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट होता है। ड्राफ्ट हो, ट्रैवलर चेक हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, जिसको ड्रॉ तो किया गया इंडियन करेंसी में लेकिन पेबल है फॉरेन करेंसी में। दोस्तों ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज, तो बताएंगे आप कि चाहे ड्राफ्ट हो, ट्रैवलर चेक हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, ये सभी फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूडेड है, लेकिन इसको ड्रॉ किया जाना चाहिए इंडियन करेंसी में, लेकिन पेबल होगा किसी फॉरेन करेंसी में, ठीक है। जो ड्राफ्ट, जो ट्रैवलर चेक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन दोस्तों आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ठीक है, तो ये भी हमारा आता है दोस्तों। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भारत से बाहर बैंक ड्रॉ करेगी। मान लीजिए कि कोई सिटी बैंक है अमेरिका की, ठीक है, वो उसने कोई ड्राफ्ट ड्रॉ किया, उसने कोई ट्रैवलर चेक ड्रॉ किया, ठीक है, और उसको भारत में पे कर रही है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। लेकिन कोई भारतीय बैंक ड्रॉ कर रही है ड्राफ्ट को और उसको भारत में ही पेमेंट हो रहा है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट नहीं है।
समझ में आया दोस्तों। एक तो मैंने क्या बताया कि ड्राफ्ट ड्रॉ कर रही है भारतीय बैंक और पेबल है फॉरेन करेंसी में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक मैंने क्या बताया कि ड्राफ्ट ड्रॉ कर रही है फॉरेन बैंक और वो भारत में पे कर रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बट ड्राफ्ट ड्रॉन बाय इंडियन बैंक एंड पेबल इन इंडियन करेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आते हैं, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा दोस्तों। मैं आपको समझाते चलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि कहाँ से सवाल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसे नोट करते जाइए, उसको ध्यान में रखिए कि पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही टिक लगाना है। तो आप तभी लगा पाएंगे ना जब आप फॉरेन एक्सचेंज को समझेंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग माई वीडियोज़, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विथ हैविंग क्वेश्चन इन माइंड। क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जा सकता है इस टॉपिक से, दैट इज द पॉइंट। आपसे पूछेगा AD1 और AD2 में क्या डिफरेंस है, AD3 में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू टेल कि AD2 में दोस्तों वैसे ट्रेड एक्टिविटीज़ आते हैं, वैसे करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन आता है जो नॉन ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड हो, राइट। AD2 में आपको मैंने एग्जांपल बताया था RRBs का, UCB का, राइट। दोस्तों FPI की बात करें, FPI होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पर्सन, मान लीजिए भारत से बाहर का निवासी है, भारत से बाहर रहने वाला कोई भी निवासी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहाँ पे, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में। और दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% से कम हो, ठीक है, किसी भी लिस्टेड इंडियन कंपनी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत से बाहर रहने वाला आदमी, ठीक है, भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, किस कंपनी में, वैसा कंपनी में, और जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उस कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल के 10% से कम हो, ठीक है, और तो इसे कहा जाता है दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, करंट में नहीं, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है 10% से कम हो, पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड इंडिया कंपनी। आप पूछेंगे ये पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या है, दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सभी टर्म होते हैं दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आगे हम लोग को पढ़ना है इस चीज़ को। वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज पेड अप कैपिटल, व्हाट इज इशू कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो प्लीज़ रिमेंबर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या बताया आपको कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि पर्सन भारत से जो बाहर रह रहा है वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में कर रहा हो, जहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट 10% से कम हो उस कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल का, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। अब आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी दोस्तों कोई ऐसा आदमी जो कि रजिस्टर्ड है एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के रेगुलेशन से, तो उसे कहा जाता है FPI। मान लीजिए कि आप USA के निवासी हैं, आप भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कैसे कीजिएगा, तो FPI एक माध्यम है, एक FDI होता है, एक FPI होता है। दोस्तों आपने IANIFS पढ़ा है ना लेक्चर, मैंने अच्छे समझाया था FDI FPI में क्या बेसिक डिफरेंस है, वही चीज़ है, यही FPI वही तो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, राइट। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं फॉरेन सिक्योरिटी की। कोई भी सिक्योरिटी, चाहे वो शेयर के फॉर्म में हो, स्टॉक के फॉर्म में हो, बॉन्ड, डिवेंचर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में हो, जिसे डिनोमिनेट किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में, तो इसे कहते हैं हम लोग फॉरेन सिक्योरिटी। FFMC फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर होते हैं जो कि ऑथराइज होते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आदमी आगरा आया, ठीक है, फॉर टूरिस्ट आया आगरा, ठीक है, USA से टूरिस्ट आया, तो वो तो ले आएगा, वो डॉलर लेके आया, ठीक है, वो डॉलर लेके आया। अब वो गया FFMC के पास, किसके पास गया, फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर के पास। वो बोलेगा कि मुझसे डॉलर ले लो, तो FFMC बोलेगी ले लो, दे दो डॉलर। तो FFMC क्या करेगी, इस टूरिस्ट से डॉलर ले लेगी, ठीक है, और क्या करेगी, उसको दे देगी। हाँ, तो वो यहाँ पे FFMC ने परचेज़ किया, राइट। तो दोस्तों जो ट्रैवल पर्पज़ के लिए लोग आते हैं उनसे क्या करती है, उनसे ये परचेज़ करती है फॉरेन करेंसी और उनको बदले में इंडियन रुपीज़ देगी। और मान लीजिए कि आपको जाना है विदेश घूमने के लिए, आपके पास इंडियन रुपीज़ है, आपको चाहिए फॉरेन करेंसी, तो आप भी चाहिएगा किसके पास, FFMC के पास, बोलिएगा कि मेरे पास इंडियन रुपीज़ है, इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपसे क्या करेगी, आपको सेल भी करेगी फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यही काम है FFMC का। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टेड ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस। अब ये रिपैट्रिएशन का क्या मतलब है दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मैच्योरिटी प्रोसीड का सेल जिसमें दोस्तों जिसको आप बाहर ले जा सकें, ठीक है। रिपैट्रिएट समझते हैं, रिपैट्रिएट मतलब क्या हुआ कि बाहर ले जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक NRO अकाउंट है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट है, उसमें जो पैसा है क्या आप उसको बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। यदि आप ले जा सकते हैं तो उसे कहा जाता है रिपैट्रिएट, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं LRS की। LRS क्या होता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। एक ऐसा फैसिलिटी है जो कि किसे मिला है, भारत के निवासी को मिला है। किसे मिला है दोस्तों, भारत के निवासी को मिला है, जिसके माध्यम से, इस फैसिलिटी के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है भारत के बाहर, ठीक है। और इसका कंडीशन कहाँ लिखा होता है, RBI के मास्टर डायरेक्शन में लिखा होता है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एक ऐसा स्कीम है
एक ऐसा फैसिलिटीज़ है जिसके माध्यम से दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी भारत का निवासी विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया एज पर द कंडीशन मैंशनड इन RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन परमानेंट रेजिडेंट का। कोई भी भारत का निवासी यदि वो मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से किसी सर्टेन ड्यूरेशन के लिए किसी जॉब के लिए भारत से बाहर गया जो कि 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो, तो उसे कहा जाता है दोस्तों नॉन परमानेंट रेजिडेंट। तो नॉन परमानेंट रेजिडेंट का क्या मतलब हुआ? कोई भी भारत का निवासी, ठीक है, वो यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कम से कम 3 साल से ज़्यादा ना हो, उसे कहा जाता है नॉन परमानेंट रेजिडेंट। अब बात करते हैं दोस्तों NRI का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल जरूर पूछा जाएगा। कोई भी पर्सन जो कि भारत का निवासी ना हो उसे NRI कहते हैं। लेकिन दोस्तों से बहुत सारा नियम है। नियम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत का निवासी नहीं हो, ठीक है, अब पर्सन जो कि नहीं भारत का निवासी, NRI मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि भारत से बाहर रह रहा है लेकिन वो भारत का निवासी था, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन वो भारत से बाहर रह रहा है। कि यदि मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आदमी 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहा है तो वो NRI कहलाता है वो निवासी भारत का, लेकिन दोस्तों 182 डेज से ज़्यादा वो भारत से बाहर रहा है तो क्या कहलाता है दोस्तों? NRI कहलाता है। कोई भी आदमी मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, वो एजुकेशन पर्पज़ से भारत से बाहर गया, वो भी NRI कहलाता है। और भी 2-3 डेफिनेशन है, मैं आपको आगे बताता हूँ। PIO कौन होते हैं? PIO मतलब वैसे आदमी होते हैं जो कि भारत से बाहर रह रहे होते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, जो कि इंडिया के सिटीजन थे, ठीक है, कभी इंडिया के सिटीजन थे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंतर्गत, जो कि ये उस टेरिटरी से बिलोंग करते थे जो कि हमारे 15 अगस्त 1957 के बाद भारत का पार्ट था, या जिनके पापा, जिनके दादा, जिनके ग्रैंड चाइल्ड जो कि भारत के सिटीजन थे, तो वो कहलाते हैं हमारे PIO। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर जो है, आप USA में रह रहे हैं, ठीक है, और आपके फादर जो है भारत के निवासी थे, तो आप PIO कहलाएंगे, ठीक है। NRI और PIO में क्या बेसिक डिफरेंस है ये समझिए। NRI वो होता है जो कि भारत का निवासी है, खुद निवासी है, लेकिन वो किसी पर्पज़ से भारत से बाहर रह रहा है, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से हो सकता है जॉब पर्पज़ से हो, तो NRI कहलाता है। लेकिन PIO वो कहलाता है कि आपका बेटा, आप मान लीजिए कि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, लेकिन आप USA में बस गए और आपका बेटा जो होगा वो भारत के लिए क्या कहलाएगा? PIO कहलाएगा, यानी पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन कहलाएगा, ठीक है। आपकी एक और एग्जांपल से समझिए PIO का डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आप भारत के निवासी हैं लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट USA में हो गया और आपकी वाइफ जो होगी वो क्या कहलाएगी? PIO कहलाएगी। वो आपकी वाइफ मान लीजिए कि सर्टेन USA की ही है, शी इज़ अ रेसिडेंट ऑफ USA, देन शी विल बी कॉल्ड PIO, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन NRI एंड PIO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NRI कौन होता है, PIO कौन होता है, ठीक है। तो आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर यदि भारत के निवासी थे तो वो आप PIO कहलाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी पर्सन जो कि भारत में रह रहा है मोर देन 180, वही मैंने बोला ना 182 डेज, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा रहने वाला कोई भी भारत का निवासी, ठीक है, लेकिन उसमें से वैसा पर्सन नहीं हो जो कि भारत से बाहर गया हो, ठीक है, फॉर ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर कैरिंग आउट इंडिया द बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, फॉर अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांस इंडिकेट इंटेंशन। तो मतलब कि देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि पर्सन रेजिडेंट इंडिया कौन कहलाएगा? जो भी आदमी भारत में 182 दिन से ज़्यादा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है, ठीक है। और पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ऑन और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये सब कहलाता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और दोस्तों जो भारत का निवासी नहीं है वो कहलाता है हमारा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा है, रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों बाकी नेक्स्ट लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। दोज हु हैव मेड पेमेंट एंड हु हैव एनरोल फॉर द कोर्स विल गेट एक्सेस टू द नेक्स्ट वीडियोस। लेट अस रिकॉल, द रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया कि फेरा पहले था, फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया फेमा से, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि फेमा सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है दोस्तों पेमेंट एंड रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, एडीज का डेफिनेशन बताया। कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज है अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 10 ऑफ फेमा उसे एडी कहा जाता है। एडी1 बताया कि वैसे एंटिटीज़ जो कि RBI के द्वारा ऑथराइज की जाती हैं कि वो परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सके। एडी2 कैटेगरी के बारे में बताया, FFMC के बारे में, फिर एडी3 के बारे में बताया। AP कौन होता है? ऑथराइज
पर्सन होता है, यानी ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकर, इसे हम लोग AP कहते हैं। करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन से आपका एसेट या लायबिलिटी चेंज हो जाए उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? कि वैसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके वाला आपका एसेट या लायबिलिटी चेंज नहीं हो उसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। डिपॉजिट क्या होता है? फॉरेन करेंसी क्या होता है? फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये सब हमने डिस्कशन किया। FPI कौन होते हैं? फिर FPI वो होते हैं दोस्तों कि आप मान लीजिए कि कोई भारत से बाहर का निवासी है, वो भारत के अंदर कंपनी के अंदर 10% से कम उस कंपनी का जो इशूड से पेड अप कैपिटल है उसके 10% से कम ये में यदि इन्वेस्ट करता है तो FPI कहलाता है। ठीक है। फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है? फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर, FFMC कौन होते हैं? रिपैट्रिएशन बेसिस का इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? LRS क्या होता है? LRS का मतलब आप यदि भारत के निवासी हैं और आप यदि भारत से बाहर इस निवेश करना चाहते हैं तो आप LRS का माध्यम यूज कर सकते हैं। ठीक है। LRS बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग NRI और PIO के डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया। फिर मैंने आपको बताया कि पर्सन रेजिडेंट इंडिया का डेफिनेशन क्या है। अगले लेक्चर में दोस्तों इसके बाकी चीज़ को डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू अवेल सच टाइप ऑफ प्लान काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर। थैंक यू।